वोट के लिए नरेंद्र मोदी कुछ भी कर सकते हैं। आप जो कहिए वो ड्रामा कर लेंगे। आप कहिए कि स्टेज पे डांस करना है मोदी जी, तो वो डांस भी कर देंगे। अरे ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। वैसे बात तो सही है। वोट लेने के लिए और माहौल टाइट करने के लिए हुजूर दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, भारत ही नहीं दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वहां से कोई ना कोई रिश्ता जोड़िए लेते हैं, वो भी बहुत पुराना वाला। राहुल गांधी ने आज बिहार में हुजूर को लेकर जैसी जैसी बातें कही हैं, शायद हुजूर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि बिहार के चुनाव में इतना छीछा लेदर हो जाएगा। वैसे छीछा लेदर से याद आया, आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म देखा है कि नहीं? उसमें दो गाने हैं, एक तो छीछा लेदर वाला और दूसरा तेरी कह के लूंगा। जी हाँ, यकीन मानिए आज तक मुझे इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया था कि कह के लूंगा का अर्थ क्या होता है। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म के इस गीत के बोल को मुझे एकदम आसान भाषा में समझा दिया। आज एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करके देसी भाषा में जैसी रिलाई किया है ना, यकीन मानिए हुजूर के पास 56 इंच में से 56 सेंटीमीटर भी होता ना, तो ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दे देते या फिर उम्र का हवाला देकर इस्तीफा दे देते। ट्रंप ने कैसे कैसे बंड बजाया है उस पर भी बात करेंगे। हालांकि ये हम सब के लिए शर्मनाक स्थिति है, मगर बात तो करनी पड़ेगी ना। उधर हमारे ज्ञानेश कुमार का एक और भयंकर वाला झूठ पकड़ा गया। शायद आपको पता नहीं होगा कि बिहार में 14 लाख से ज्यादा क्रिमिनल माइंड के वोटर हैं। जी हाँ, इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बिहार में जाके गुजराती जोड़ी का रथवे फंसा दिया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार पहुंचे थे। तो बिहार में ढेर सारे नेताओं ने मिलकर कौन कौन सा बवाल मचाया है उस पर जोरदार चर्चा करेंगे। एकदम टकटकी लगाकर सुनते जाइए, एकदम नॉन स्टॉप कार्यक्रम चलेगा, बीच में उठने बैठने का नहीं। लाइक और शेयर करने वाला काम तुरंत कर लीजिए। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। इसके अलावा आप जानबे करते हैं कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर चलते नहीं, तभी आपकी बात आपकी भाषा में हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस क्यूआर कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात ट्रंप की कर लेते हैं। आपके मन में भी खलबली मची होगी कि कह के लूंगा का अर्थ क्या होता है, तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन देखिए। पहले ट्रंप ने बोला कि मोदी सबसे अच्छे दिखने वाले इंसान है, और दूसरी लाइन में कह दिया कि 250% टैरिफ लगाने की धमकी देके मैंने सीज फायर करवा दिया। और आपको बता दें कि अब तक ट्रंप ने लगभग 60 बार यह बात कह दिया है, 60 बार अलग अलग मंच पे जाके भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होने वाली है। और इसके पहले ट्रंप जब भी मौका मिलता है तो नरेंद्र मोदी के साथ साथ पूरे भारत को बेइज्जत करते हैं, और हम सब की मजबूरी बन गई है कि हुजूर हम सबको बेइज्जत करवा रहे हैं। एक शब्द नहीं बोल पाते, न जाने कौन सी कमजोर नस ट्रंप ने पकड़ रखा है। पता नहीं किस तोते को बचाने के चक्कर में हुजूर पूरे देश की इज्जत लुटवा रहे हैं। साउथ कोरिया में हो रही एपेक्स सीईओ समिट में ट्रंप ने कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच जब तनाव चल रहा था ना, मैंने 250% टैरिफ लगाने की धमकी दिया और 2 दिन के भीतर दोनों सीज फायर के लिए तैयार हो गए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को भी जबरदस्त फाइटर बताया। नरेंद्र मोदी के बारे में ट्रंप ने कह दिया कि सबसे अच्छे दिखने वाले आदमी हैं, ऊपर से सॉफ्ट दिखते हैं मगर भीतर से मजबूत है। ऐसा लग रहा है कि ट्रंप चचा यहां गड़बड़ा गए। हुजूर अपने देशवासियों के लिए मजबूत हैं, बाहर वालों के लिए बहुत सॉफ्ट हैं, तभी तो अब तक ट्रंप की बातों का जवाब नहीं दे पाए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को अब तक पता नहीं चला कि ट्रंप ने विश्वगुरु की कौन सी नस दबा रखी है, मगर अब उसी नस को राहुल गांधी ने भी दबाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, बिहार में जाके राहुल गांधी ने कह दिया कि मोदी जी ट्रंप से डरते हैं और डर के कांपते हैं। 50 बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि मैंने डरा के ऑपरेशन सिंदूर बंद करवाया। अलग अलग देशों में प्रधानमंत्री का अपमान कर रहा है। ट्रंप कहता है कि मैंने मोदी को झुका दिया, लेकिन मोदी के मुंह से आवाज नहीं निकलती। ऐसा आदमी बिहार में कभी विकास नहीं ला सकता। ट्रंप हमारी सेना के बारे में बोल रहा है, हमारी वायुसेना के बारे में बोल रहा है, मोदी जी चुप है। इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चुप करवा दिया था। ट्रंप कहता है मैंने मोदी को फोन लगाया कि ऑपरेशन सिंदूर रोको, और फिर ऑपरेशन सिंदूर रुक गया। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, बिहार आकर कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। अब बताइए राहुल गांधी को ऐसा चैलेंज देने की क्या जरूरत थी? यानी कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने भी दुखती रग पकड़ लिया है। उधर ट्रंप ने संभवतः सेठ के चक्कर वाला गेम घुमाया है, और राहुल गांधी को भी पता है कि हुजूर ट्रंप को झूठा बोल नहीं पाएंगे। इशारों इशारों में कुछ कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे, कम से कम इस जन्म में तो नहीं। इस बात की गारंटी मैं भी दे सकता हूं, ये चैलेंज अब सिर्फ राहुल गांधी का नहीं रह गया है, हर एक जागरूक नागरिक का है। दुनिया भर में हमारी बेइज्जती हो रही है। एक आदमी और एक सेठ के चलते 140 करोड़ का देश आखिर कितना अपमान सहेगा? बिहार में बोलते हुए राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि नरेंद्र मोदी छठ पूजा के नाम पर ड्रामा कर रहे हैं, यमुना के बजाय स्विमिंग पूल में नहाते हैं। वोट हासिल करने के लिए नाटक करने में बहुत तेज आदमी है, वोट के लिए ये मंच पर नाच भी सकते हैं। उनका छठ पूजा या बिहार की किसी परंपरा से कोई
लेना देना नहीं। मकसद खाली वोट है, जनता की समस्याओं से इनका कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं। खाली प्रचार और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। एक दूसरे कार्यक्रम में राहुल गांधी पहुंचे, वहां भी पीएम मोदी और नीतीश कुमार को जमकर घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पूरे देश में जिस भी प्रदेश में जाता हूं, वहां बिहार के युवा मुझसे मिलते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आपने दिल्ली बनाई, आपने बेंगलुरु की सड़कें बनाई, आपने गुजरात में काम किया, खून पसीना बहाया, दुबई आपकी मेहनत से बना, आप अलग अलग प्रदेशों की मदद कर सकते हैं, तो फिर बिहार में आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग वोट चोरी के खिलाफ हैं। 20 दिन हम बिहार के गांव में घूमे, आपकी ऊर्जा को देखा, आप किसी से कम नहीं। बिहार सबसे आगे जा सकता है और इसे जाना ही पड़ेगा। नीतीश जी के चेहरे का प्रयोग हो रहा है और उन्हें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है। बीजेपी ने उन्हें कंट्रोल कर लिया है। बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। वे खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उन्होंने 20 साल में यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने लोगों से पूछा कि मुझे बताइए, आपके फोन में पीछे क्या लिखा है? मेड इन चाइना, लेकिन मेड इन बिहार होना चाहिए। मोबाइल, शर्ट, पैंट ये सब बिहार में बनना चाहिए। बिहार के लोग बाहर क्यों जाएं? अडानी को लेकर भी राहुल गांधी ने हमला किया और कहा कि अमित शाह कहते हैं कि बिहार में जमीन की कमी है। फिर अडानी को 1 रुपया में कौन सी जमीन दी जा रही है? क्या वो बिहार की जमीन नहीं है? इन लोगों को अडानी अंबानी के लिए बिहार में जमीन मिल जाती है, लेकिन आपके बच्चों के लिए कल कारखाना लगाने के लिए बिहार में जमीनें नहीं मिलती। राहुल गांधी के आज के भाषण पर एक चर्चा ये हो रही है कि इतिहास में नरेंद्र मोदी की ऐसी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। गांधी ने कह दिया कि वोट के लिए ये स्टेज पर डांस भी कर सकते हैं। वैसे नाचना कोई बुरी बात नहीं है। हमारे देश में सिर्फ नाचने और गाने की कला से बहुत सारे लोग राजनीति में आए हैं और ज्यादातर ने राजनीति में कुछ भी नहीं किया। ये इन सब का निकम्मापन है। आज भी बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो राजनीति में हैं, सांसद विधायक हैं, लेकिन राजनीति से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जनता के दुख से कोई लेना देना नहीं है। ज्यादातर ने चुने जाने के बाद भी जनता के लिए कुछ नहीं किया। कुछ लोगों ने थोड़ा बहुत किया भी, मगर बहुतायत में नहीं किया। अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाते हुए वोट ले लिया और लेके बैठ गए। मगर फिर भी नाचना कोई बुरी बात नहीं है। वोट के लिए देश में आग लगाना बुरी बात है, और उस काम में यानी आग लगाने में हमारे विश्वगुरु एकदम मास्टर हैं। तो मेरे हिसाब से ठुमका लगा के वोट लेना उतना गलत नहीं है जितना आग लगाकर वोट मांगना है। राहुल गांधी ने एसआईआर को लेकर भी चुनाव आयोग को घेरा और कहा कि जिस तरीके से हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई, उसी तरह ये लोग बिहार में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कहना है कि यूपी में एसआईआर को लेकर बिहार जैसी स्थिति नहीं होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एसआईआर लागू किया गया, जबकि यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होगा, यानी हमारे पास 1 साल का बफर टाइम है। एसआईआर की वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से छूट रहे वोटरों और राजनीतिक दलों के पास विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए एक और मौका रहेगा। यानी उत्तर प्रदेश के सीईओ खुद ही स्वीकार रहे हैं कि बिहार में समस्या हुई क्योंकि जल्दबाजी में एसआईआर करवाया गया, लास्ट टाइम में एसआईआर करवाया गया। हालांकि सबको पता है केंचुआ पहले दिन से झूठ बोल रहा है, हर मामले में झूठ बोलता है। विश्वगुरु की तरह उसे भी झूठ बोलने की बीमारी लग गई। वरना देखिए, हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने किया, उसमें ज्ञानेश कुमार से जब डी डुप्लीकेशन एप्लीकेशन के बारे में पूछा गया कि क्या आपने उसका प्रयोग किया ताकि डुप्लीकेट वोटरों को हटाया जा सके, तो उन्होंने कहा कि उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि केवल आपराधिक मानसिकता वाले वोटर ही 2 बार लिस्ट में अपना नाम जुड़वाते हैं। मगर रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने पिछले दिनों एक विस्तृत जांच करके बताया था कि कैसे 14 लाख से भी ज्यादा वोटर 2 बार या 2 से ज्यादा बार रजिस्टर्ड हैं, उनके नाम पर पहचान पत्र बना हुआ है, और ये सब कुछ एसआईआर के बाद भी वैसे का वैसे चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या 14 लाख से ज्यादा वोटर बिहार में आपराधिक मानसिकता के हैं? आपराधिक मानसिकता के जानबूझकर उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। और यदि वो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं तो ज्ञानेश कुमार आप क्या कर रहे हैं? खाली बकैती। न जाने कितने लाख में डी डुप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया होगा या खरीदा गया होगा, तो उसका प्रयोग करने में दिक्कत क्या है? काहे खरीद के रखे हैं? अंडा देगा वो? आखिर किस लिए बनाया गया है? क्या जानबूझकर 14 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट वोटर बिहार में छोड़ दिए गए? यदि ऐसा है तो सोचिए कितने बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, वो भी चुनाव आयोग द्वारा। हमने पिछले दिनों रिपोर्टर्स कलेक्टिव की इस रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा किया था, जिसमें 14,35,000 से ज्यादा डुप्लीकेट एंट्रीज और 3,40,000 से ज्यादा तो ऐसे हैं जिनका नाम, रिश्तेदार का नाम, उम्र सब एक ही है। इसी तरह 1,32,00,000 से ज्यादा वोटर संदिग्ध या काल्पनिक एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। अब आप जरा सोचिए देश में झूठ का लेवल कितना बड़ा चल रहा है और यह कितनी खतरनाक भयावह स्थिति है। जब लोकतंत्र को पैदा करने वाला आयोग ही, संस्था ही इतना झूठा हो जाएगा तो अन्य किसी से आप क्या उम्मीद करेंगे? डुप्लीकेट वोटरों को हटाने के लिए चुनाव आयोग के पास हथियार है, उसने हथियार का प्रयोग नहीं किया। और सवाल करने पर ज्ञानेश कुमार ज्ञान ठेलते हैं कि आपराधिक विचार के लोग ही 2 बार रजिस्टर होते हैं। सवाल है कि आपने आपराधिक विचार के लोगों को छोड़ काहे दिया? काहे छोड़ दिया? रिश्तेदार हैं, उनको हटाया क्यों नहीं? इस सवाल को गलती से भी कोई ज्ञानेश कुमार से न पूछे, वरना उनको तुरंत जहाज पकड़ना
याद आ जाएगा। उधर बिहार में पहुंचकर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक बार फिर से अपने विश्वगुरु को फंसा दिया है। अभी दिल्ली में यमुना से सटा हुआ नकली तालाब बनाकर बेइज्जती करवाई, इतनी बेइज्जती करवाई कि विश्वगुरु की हिम्मत नहीं हुई छठ पूजा में जाने की। और अब बिहार में जाकर कह रही है कि बिहार इतने सालों तक कष्ट क्यों झेलता रहा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछली सरकारों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता किया, बिहार के गरीबों का नहीं। बिहार के युवाओं को रोजी रोटी कमाने के लिए अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगहों पर क्यों जाना पड़ा। अब बताइए मैडम, बिहार में जाकर अपने ही सरकार की खटिया खड़ी कर रही है कि नहीं? बताइए भाई बिहार के लोगों, 20 साल से बिहार में किसकी सरकार है? किसके निकम्मेपन से आपके बच्चे दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करने के लिए मजबूर हैं? आप गरीब काहे रह गए? उधर भरी संसद में सरेआम झूठ बोलने वाले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार चुनाव में कूद पड़े हैं। कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को लेकर विपक्ष झूठ बोल रहा है, संसद में बना कानून कोई हटा नहीं सकता। आगे इन्होंने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के राज में विकास पर ब्रेक लग गया था, इस ब्रेक को अगर कोई तोड़ सकता है तो वो खाली एनडीए की सरकार है। अब सवाल यह है कि 20 साल में आप ब्रेक तोड़ नहीं पाए। कह रहे हैं कि आरजेडी ने बिहार को दुनिया में बदनाम किया। अब बताइए, आरजेडी पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता में नहीं है, मगर बिहार की गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था और बदनामी, अपराध सबके लिए जिम्मेदार कौन है? आरजेडी। ठीक वैसे ही जैसे देश की हर समस्या के लिए नेहरू जिम्मेदार है, अब आरजेडी जिम्मेदार है हर समस्या के लिए बिहार में। 20 साल से एनडीए के लोग बिहार में खाली बैठ के प्याज छील रहे हैं। एक तरफ मुसलमानों पर एहसान लाद रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वक्फ कानून जो बन गया है वो बना रहेगा, कोई हटा नहीं सकता। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी वोट मांगने का प्रयास किया जा रहा है। कह रहे हैं कि पहलगाम में हमारे निर्दोष लोगों को जब धन पूछ के मारा गया ना, तो तन बदन में आग लग गई। हमने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। आगे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो भारत की सीमा में रहने वालों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपना मानता है, इसलिए हम धर्म के आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं करते। यकीन मानिए, इतना सुनते ही मेरा कलेजा गदगद हो गया। भाजपा के नेता धर्म के नाम पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करते। क्या हुआ, हंसी आ रही है क्या? हंसी नहीं। जिस देश में न्यायपालिका में बैठे बेईमान जज सरेआम धर्म के नाम पर भेदभाव करते हुए नजर आए, वो भी सत्ता को खुश करने के चक्कर में, जिस भाजपा ने पूरे देश में गली गली में नफरत के बीज बो दिए हैं, आए दिन भाजपाई लोग आग लगा रहे हैं। अभी कल परसों ही भाजपा के एक पूर्व विधायक ने कहा कि मुस्लिम लड़की लाओ और नौकरी पाओ। उसी बिहार में जाके भाजपा के मुख्यमंत्री नफरती भाषण दे रहे हैं। अपने ही भाषण में वक्फ कानून को लेकर रक्षा मंत्री एक तरफ मुसलमानों को डराने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भेदभाव नहीं करते जी, दुनिया को अपना मानते हैं। वैसे सवाल ये भी है कि दुनिया भी आपको अपना मानती है कि नहीं? पिछले दिनों बांग्लादेश ने भारत के क्षेत्र को अपने नक्शे में दिखा दिया और वो नक्शा पाकिस्तान के लोगों को गिफ्ट कर रहा है। यानी सोचिए, हमने जिस बांग्लादेश को जन्म दिया, आज़ाद कराया, और जिससे आज़ाद कराया, अब वो दोनों एक हो गए और हमें चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया और हम चुपचाप बर्दाश्त करके बैठ गए। हमें पता भी नहीं चला कि हमें फेंका जा रहा है। हमारी जमीन को अपना बता रहा है बांग्लादेश और रक्षा मंत्री जबलिया गले पड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सबको अपना मानते हैं। याद रखिए, इन्होंने ही सदन में खड़े होकर कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे किसी भी सैनिक को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि लगभग 10 सैनिकों की शहादत हुई थी। राहुल गांधी ने बिहार में कहा कि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हमने सस्ते दाम में इंटरनेट दे दिया, मगर सच्चाई यह है कि इसका फायदा जियो का मालिक उठा रहा है। अब जियो का मालिक कौन है पूछने का नहीं, पैसा वो बना रहा है। नरेंद्र मोदी ने जनता को डेटा नहीं दिया, अंबानी को इंटरनेट का स्पेक्ट्रम दिया। वैसे साथ में आप लोग ये भी याद रखिए कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बीएसएनएल को बर्बाद किया। वो कंपनी जो आपके पैसे से बनी थी, जो आपकी है, सेठ की कंपनी का प्रचार करते रहे और जनता की कंपनी को बर्बाद करते रहे। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।